देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे क्वांटम नंबर, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं पिछली बार क्या पढ़ा था। मैंने पढ़ा था जैसे किसी बच्चे को ढूंढने के लिए स्कूल में फ्लोर चाहिए होता है, फ्लोर के बाद क्लास पता होनी चाहिए, क्लास के बाद बेंच पता होनी चाहिए, और बेंच पे पता होना चाहिए बच्चा पढ़ रहा है कि बच्चा नहीं पढ़ रहा। उसी तरह किसी इलेक्ट्रॉन के लिए में क्या पता होनी चाहिए, शेल या फिर ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर क्या होती है, सबशेल। सबशेल के अंदर क्या होती है, ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, रोटेशन। कैसा, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। ऑर्बिट या फिर शेल को दिखाते हैं एन से, सबशेल को एल से, ऑर्बिटल को एम से, स्पिन को एस से। एन को क्या बोलते थे, याद करो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल को क्या बोलते थे, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, या फिर सेकेंडरी क्वांटम नंबर, या फिर सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, या फिर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एम को क्या बोलते थे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये क्या बताता था, बेसिकली साइज ऑफ ऑर्बिट, अप्रोक्सीमेट एनर्जी, और डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। देखो एक बार फिर से डायग्राम देखो, मैंने आपसे कहा था ये जो मैंने डायग्राम बनाया था आपको कई बार बनाना है। देखो जैसे ये देखो, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, ठीक। तो देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है भाई, ये n बराबर 1 फर्स्ट शेल, ये n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, ठीक। फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, ठीक। ये 5 शेल आपको दिखा दी मैंने, ठीक। शेल के अंदर क्या होती है, सब शेल। कितनी सब शेल होती हैं, सब शेल को दिखाते किससे, एल से। फर्स्ट शेल में 1, सेकेंड शेल में 2, थर्ड शेल में 3, फोर्थ शेल में 4, ठीक। फिफ्थ शेल में 5, ठीक है, ठीक। तो किसी भी शेल में कितनी सब शेल होती हैं, नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल कितनी होती थी बेटा, n। यानी फर्स्ट शेल में 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4, फिफ्थ में 5। यानी ये क्या है, फिफ्थ शेल, ये क्या है, फोर्थ शेल, ये क्या है, थर्ड शेल, ये क्या है, सेकंड शेल, ये क्या है, फर्स्ट शेल, ठीक। तो कितनी शेल होती हैं भाई, कितनी सब शेल होती हैं, n, ठीक है। देखिए रेड मार्कर नहीं मिल रहा मुझे, ठीक है, तो ग्रीन से ही बना देता हूं। देखो L की वैल्यू कहां, अभी ग्रीन भी चल ही नहीं रहा है। L की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3। L की वैल्यू 0 से कहां तक जाती है, n-1 तक। देखो n बराबर 4 है, तो L की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई, दिस -1। फिर से देखो n बराबर 0, 1, 2,
3, n बराबर कितना आया 4, जो कि कितना है 5 माइनस 1। ठीक है, n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई 5 माइनस 1। इसमें देखो n बराबर 0, n बराबर 1, n बराबर 2, n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। n बराबर 0, n बराबर 1, सॉरी n कह रहा हूं मैं, गलत बोल रहा हूं, l होना चाहिए। l बराबर 0, l बराबर 1, l बराबर 2, ये सब गलत है। l की वैल्यू होगी ना ये, l बराबर 0, l बराबर 1, l बराबर 2, l बराबर 3, l बराबर 4, l बराबर 0, l बराबर 1, l बराबर 0। ठीक, याद करो 0 को क्या बोलते थे s सबशेल, तो ये क्या हुई 5s। 1 को क्या बोलते थे p, तो ये क्या हुई 5p। L बराबर 2 को क्या बोलते थे D, तो ये क्या हुई 5D। L बराबर 3 ये क्या हुई 5F। L बराबर 4 ये क्या हुई 5G। इसी तरह ये देखो ये क्या हुई 4S, 4P, 4D, 4F। इसी तरह ये देखो क्या हुई 3S, 3P, 3D। इसी तरह ये क्या हुआ 2S, 2P, ये क्या हुआ 1S। ठीक है ना। फिर आपको बताया था तो नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल कितनी हुई n। ठीक, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल बताओ कितनी थी। अब तक तुरंत आंसर आना चाहिए था। 2l + 1, 2l + 1 यानी s ऑर्बिटल में, s में कितनी एक ऑर्बिटल, p में कितनी 3, d में कितनी 5, F में कितनी 7, G में कितनी 9, S में देखो 1, P में देखो 3, D में देखो 5, F में देखो 7। ठीक, फिर से देखो S में देखो 1, P में देखो 3, D में देखो 5, S में देखो 1, P में देखो 3, S में देखो 1। ठीक, फिर आपको बताया था ऑर्बिटल्स इन अ शेल कितनी होती हैं n², है ना। ऑर्बिटल इन अ शेल कितनी होती है n²। अब m क्या बताता था, ओरिएंटेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन। इसका क्या मतलब है ये आज आगे आपको समझ में आएगा, स्पेशल ओरिएंटेशन का क्या मतलब है। अभी देखो इसका मतलब क्या है कि m की वैल्यू क्या होती थी -l से +l, यानी 5G है, l बराबर 4, तो m की वैल्यू क्या होगी -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4। l बराबर 3 है तो n की वैल्यू क्या होगी -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। l बराबर 2 है तो क्या होगा -2, -1, 0, +1, +2। ये क्या होगा -1, 0, +1, ये क्या होगा 0। फिर देखो l बराबर 3 है तो ये क्या होगा -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। l बराबर 2 है तो क्या होगा -2, -1, 0, +1, +2। 4p क्या होगा -1, 0, +1, ये 0। 3d l की वैल्यू क्या होगी -2, -1, 0, +1, +2। 3p -1, 0, +1, ये 0। 2p -1, 0, +1, 0, 0। ठीक, ये हमने पिछली बार पढ़ा था, और ये पढ़ा था कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। ठीक, तो फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल कितने हुए, ऑर्बिटल कितनी थी n², और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2n²। इसी तरह मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल, एक सब शेल में कितनी ऑर्बिटल है 2l + 1, तो 2 × 2l + 1। आपको बताया था ये टेबल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये डायग्राम बिल्कुल छपा होना चाहिए आपके दिमाग में।
ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। Question: What can be the quantum number of electron which is present in बताओ। चलिए एक में कर देता हूं, 3p वाला। 3p तो 3 मतलब n बराबर कितना हो गया 3, p का मतलब L1 हो गया। याद करो L की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 और सबशेल का नाम क्या था याद करो, SPDFGH। ठीक, तो L बराबर 1। अब बताओ m क्या हो सकता है। तो अब देखो यानी ये 3p में है, ये देखो 3p, तो 3p ये भी है, 3p ये भी है और 3p ये भी है। तो इसका मतलब इन तीनों ऑर्बिटल में किसी में भी हो सकता है। यानी m की वैल्यू क्या हो सकती है, -1 या फिर +1 या फिर 0। इन तीनों में से कोई भी हो सकती है। और स्पिन की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो +12 या तो -12। स्पिन हम पहले से प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। चलो बाकी देखो बेटा a 4s 4 यानी n बराबर 4, s यानी l बराबर 0, m तो 4s, s में तो एक ही होता है, देखो एक ही ऑर्बिटल होती है। m की एक ही वैल्यू हो सकती है क्या, 0। स्पिन की क्या वैल्यू होगी, या तो +12 या तो -12। तो इसको कैसे लिख देते हैं, +-12 करो। g यानी n बराबर कितना हो गया 5, g के लिए l बताओ, SPDF के लिए l कितना होता 3। ये चारों आपको रटे हुए होने चाहिए। तो g के लिए कितना हो जाएगा l 4। अब m की वैल्यू क्या हो सकती है, l बराबर, अब देखो 5g यानी इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, कोई भी ऑर्बिटल में हो सकता है। तो m की वैल्यू हम क्या बोलेंगे, क्या हो सकती है, -4 से लेकर +1 तक कोई भी। और स्पिन की वैल्यू ±12। ठीक, 6f। अब बताओ तो n बराबर कितना है, f के लिए l क्या हो जाएगा 3, m क्या हो जाएगा फिर -3 से लेकर +3, और स्पिन क्या हो जाएगा ±12। तो इस क्वेश्चन में आपको दिए क्या थी, 4s, यानी 4s क्या है, सब शेल है। ये एक आपको क्या दी थी, सब शेल। 3p क्या है, पूरी सब शेल है। ठीक, 5g सब शेल है, 6f सब शेल है। ठीक,
क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जेई और नीट में कई बार आ चुका है। अब मैं तो ABCD EFG करके कई सारे दे रहा हूं, तो ये इस प्रकार का कोई, जैसे कि ए पूछ लिया, लिखो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल कैन नॉट एग्जिस्ट, which of the following subshell cannot exist? करो। तो इसमें से जैसे ऑप्शन आपको एक दे दिया, ये से 3F, तो इस तरह से 4 ऑप्शन आपको दे देगा और पूछेगा। तो ये क्वेश्चन कई बार जेई में भी आ चुका है बेटा और नीट में भी आ चुका है, दोनों में आ चुका है। करिए, मैं एक दवाई खा के आता हूँ। देखो सर कैसे करेंगे, देखिए सिंपल सी बात है। देखो L की वैल्यू क्या थी, 0 से लेकर n-1 तक, यानी L की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती थी, n-1। फॉर एग्जांपल देखते हैं 1p, या चलो देखते हैं 4g एग्जिस्ट करता है कि नहीं। इसमें देखो करता है कि नहीं, नहीं करता। 4g के लिए n कितनी होगी, 4, और g के लिए L कितना हो जाएगा, 4। तो ये नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्यों? क्योंकि L की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 4 - 1 = 3। L की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, n-1। तो 4g इसीलिए एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि 4g अगर होता तो n = 4, L = 4 होता, जो कि नॉट पॉसिबल है। L की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इस केस में, 4 - 1 = 3। करो अब बाकी। अब बताओ 8p एग्जिस्ट कर सकती है कि नहीं, n = 8, p के लिए L = 1, तो ये कर सकता है, क्योंकि L की वैल्यू अगर n = 8 है तो L की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर 7 तक, 0 से n-1 तक होती है। L = 1 बिल्कुल पॉसिबल है। 3s, n = 3, L = s के लिए क्या होता है, 0, तो ये पॉसिबल है, क्योंकि L अगर n = 3 है तो L की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेकर 2 तक, यानी 0, 1 और 2। 3f, n = 3, L = f के लिए L क्या होता है, 3, तो ये क्या है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि L की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 3 - 1 = 2। ठीक। 5d, n बराबर कितना है, 5, L बराबर कितना है, 2। ठीक, n बराबर है 5, L बराबर है 2। ठीक, तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है।
क्यों L की मैक्सिमम, अगर n बराबर 5 है तो L की वैल्यू क्या हो सकती है 0 से लेकर 4 तक, यानी 0 1 2 3 4, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। 1p में बताओ n बराबर 1 और p के लिए L बराबर 1, तो नॉट पॉसिबल। क्यों, अगर n बराबर 1 है तो L की वैल्यू क्या हो सकती है 0, बस। ये क्वेश्चन कई बार आया है जेईई और नीट में, ठीक है, लिख लो। अब देखो, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लिखो। नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम no two electron in an atom can have all the four quantum numbers same. No two electron in an atom can have all the four quantum numbers same. यानी किसी भी एटम में ऐसा नहीं हो सकता, किसी भी एक एटम में ऐसा नहीं हो सकता कि चारों क्वांटम नंबर सेम हो। इसका मतलब 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, हाँ। 2 सेम हो सकते हैं, हाँ। 1 सेम हो सकता है, हाँ। क्या ऐसा हो सकता है कि एक भी सेम ना हो? हाँ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि चारों क्वांटम नंबर सेम हो। देखिए सुनिएगा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी एटम में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि चारों क्वांटम नंबर सेम हो। किसी भी एटम में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि चारों क्वांटम नंबर सेम हो। ठीक है, लिखो लाइन चेंज करके कि maximum three quantum number of two electrons in an atom can be same. Maximum three quantum numbers of two electrons in an atom can be same, but fourth quantum number will always be different, since spin quantum number can have only two plus minus half. ठीक, अब लिखो सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लिखो कि an orbital cannot have more than two electrons an orbital cannot have more than two electrons and two electrons in an orbital, and those two electrons in an orbital must have opposite spin. Must have opposite spin. देखो कैसे, सपोज करो
मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बनाता हूँ एक ऑर्बिटल में, ठीक, इसको बड़ा करके बना देता हूँ। सपोज ये ध्यान से देखना, जूम करके देख लेना। सपोज ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन बनाया, इलेक्ट्रॉन को दिखाने का तरीका ये है, ऐसे या ऐसे, एक कोई भी मान लो क्लॉकवाइज, एक मान लो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर कितना है 4, l बराबर कितना है, d के लिए 2, m बराबर कितना है -2, ठीक। अब अगर यहाँ इसको बड़ा ही करके मैं बना देता हूँ, इधर बनाता हूँ बड़ा करके जिससे आपको दिखे। ठीक है, सपोज करिए ये थर्ड सेल है, ये फोर्थ सेल है, ये 3s, ये 3p, ये 4s, 4p, 4d, 4f, 4d, 4f, ठीक। अब देखो m की वैल्यू इसके लिए कितनी है 0, -1 0 +1 0, -1 0 +1 -2 -1 0 +1 +2 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ठीक है। इसी को बड़ा करके बनाया। अब सपोज एक ये इलेक्ट्रॉन है सपोज, ठीक, इस इलेक्ट्रॉन के लिए बताओ फॉर दिस इलेक्ट्रॉन n बराबर कितना है 3, l बराबर कितना है p के लिए 1, m बराबर कितना है 0। तो पॉली ने क्या बोला कि चारों सेम नहीं हो सकते, तो चौथा अगर तुम ऐसे डाल दोगे, सपोज ये क्लॉकवाइज है, ये भी तुमने क्लॉकवाइज डाल दिया, तो सपोज करो लेट अस से कि अगर हम इसकी स्पिन +1/2 मानते हैं, ठीक है, तो इधर वाले की स्पिन क्या हुई +1/2। अब इस ऑर्बिटल में जो भी एक और इलेक्ट्रॉन होगा, सपोज ये, इसके लिए तो n भी यही होगा 3, l भी यही होगा 1, m भी क्या होगा 0। अब अगर स्पिन इसकी यही रख दोगे तो स्पिन इसकी क्या हो जाएगी +1/2, तो चारों क्वांटम नंबर क्या हो गए सेम हो गए। इसीलिए एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2, उसमें से भी एक की स्पिन क्लॉकवाइज तो दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज। सब नहीं समझ में आया, फिर से देखो। सपोज ये 4d, सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक, इसके लिए n कितना है 4, l कितना है 2, m कितना है -1, ठीक, s कितना है सपोज +1/2। अब एक और इलेक्ट्रॉन रखना है। अब पॉली ने क्या बोला, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पर, तो ये जो इलेक्ट्रॉन आया इसके लिए n तो 4 ही होगा, l तो 2 ही होगा, m भी -1 होगा। अब अगर इसकी स्पिन इससे सेम हो गई तो बताओ स्पिन भी क्या हो जाएगी +1/2, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसकी स्पिन कैसी होनी चाहिए, उल्टी होनी चाहिए। तो ये देखो ये चौथा क्या हो गया -1। तो इसीलिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। किसी भी एक एटम में किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ये क्या है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक ऑर्बिट किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन। अब अगर इसके लिए n क्या है 3, इसके लिए भी n क्या है 3, इसके लिए l क्या है 0, इसके लिए l क्या है 1। देखो एक डिफरेंट हो गया। इसके लिए m क्या है 0, इसके लिए भी m क्या है 0, इसके लिए स्पिन कितनी है +1/2, इसके लिए भी स्पिन कितनी है +1/2। तो देखो ये वाला डिफरेंट हो गया। तो पॉली ने क्या बोला कि एक एटम में किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम
नहीं हो सकते। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। उसमें से एक की स्पिन क्लॉकवाइज होगी तो दूसरे की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगी। खुद देखो। तो अब देखो, जैसे L की वैल्यू L की वैल्यू 0 1 2 3 4 सब शेल S P D F G नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1 3 5 7 9। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं बताओ? एक ऑर्बिटल में 2, तो इसमें S सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। P सबशेल में कितने हो सकते हैं? 6। D सबशेल में कितने हो सकते हैं? 10। F सबशेल में कितने हो सकते हैं? 14। G सबशेल में कितने हो सकते हैं? 18। सर मैक्सिमम वर्ड क्यों यूज किया? देखो जैसे मैं इससे समझाता हूँ 5S, तो S खाली भी हो सकती है। अब देखो एक आ गया, ठीक, S में एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं आएगा। इसी तरह देखो P 5P 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम कितने आए? 6। अब जरूरी थोड़ी कि सारे के सारे आए। अब D में देखो मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, हो सकता है 2 ही हो सकता है 3 ही आए, हो सकता है 4 आए, हो सकता है 5, हो सकता है 6, हो सकता है 7, हो सकता है 8, हो सकता है 9, हो सकता है 10, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं आएंगे। इसी तरह F में देखो हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2 3 4 5 6 7, हो सकता है 8 आए, हो सकता है 9, हो सकता है 10 11 12 13 14, लेकिन 14 से ज्यादा नहीं आ सकते। इसी तरह G में देखो हो सकता है 1 भी ना आए तो बिल्कुल खाली, हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक, तो ये लिख लो, ये बिल्कुल रटा होना चाहिए। तो ये जो आपका पुराना डायग्राम बना हुआ है उसमें एक बार इलेक्ट्रॉन भरिएगा और ये सोचिएगा बार बार, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन भरे आप भी इसमें भरिएगा और सोचिएगा। ठीक, लिख लो। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, पहला लिखो S सबशेल, तो बताओ S के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 0। तो M की वैल्यू क्या होती है? M की वैल्यू भी 0, यानी ओनली वन ऑर्बिटल इन S, ओनली वन ऑर्बिटल इन S सबशेल। ठीक, तो S सबशेल का शेप क्या होता है? स्फेरिकल। इसका शेप क्या होता है? स्फेरिकल। ये देखो, और
बिल्कुल जैसे स्फीयर होता है वही है। तो इसका शेप हम क्या बोलेंगे, शेप ऑफ एस सबशेल इज, पहली बात क्या है, स्फेरिकल। ठीक है, दूसरा क्या, ये सिमेट्रिकल है ऑब्वियसली, भाई स्फीयर क्या होता है, सिमेट्रिकल। तीसरा नॉन डायरेक्शनल। सर नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ, देखो जितना x में तुम्हें मिलेगा जितनी दूरी पर, उतना ही y में मिलेगा, उतना ही z में। सारे डायरेक्शन इसके लिए सेम है, चाहे वो x में जाओ, बॉल के सेंटर से इधर जाओ या ऊपर जाओ। मान लीजिए एक बड़ी सी बॉल है ऐसे, तो इधर डायरेक्शन में जाओ, इधर डायरेक्शन में जाओ, इधर डायरेक्शन में, चारों तरफ सेम है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, लिख लो चाहो तो हिंदी में, जितना x डायरेक्शन में उतना ही y डायरेक्शन में और उतना ही z डायरेक्शन में। तो हम क्या बोलेंगे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन। इसमें कहां होगी, x में भी जितनी चांसेस होंगे, प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है, चांसेस। ठीक है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज सेम इन ऑल द डायरेक्शंस। The probability of finding electrons is same in all the directions. ठीक है, अब देखो साइज, 1s का छोटा है, सबसे छोटा होगा, 2s उससे बड़ा, क्योंकि याद करो साइज किस पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। साइज किस पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। तो 4s एंड सो ऑन। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ये सपोज 1s, तो ये होगी 2s, ये होगी 3s। ये देखने में हो सकता है आपको लग रही हो उसके जैसी, ऑर्बिट्स के जैसी, लेकिन ये s ऑर्बिटल है। ये ध्यान रखना, ये क्या है, स्फेरिकल है, ये 3 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल नहीं है। ये बोर की ऑर्बिट नहीं है, ये क्या है, 3 डायमेंशनल है। तो लिख लो 3 डायमेंशनल s ऑर्बिटल। और साइज भी और ऑब्वियसली एनर्जी भी किसकी ज्यादा होगी, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि एनर्जी भी कहीं ना कहीं किसके प्रोपोर्शनल होती है, n के। अब बढ़ेंगे शेप ऑफ p ऑर्बिटल। शेप ऑफ p ऑर्बिटल, तो देखो फॉर p सबशेल L की वैल्यू होती है 1, तो m की -1 0 +1, तो हम क्या बोलेंगे, 3 ऑर्बिटल्स। 3 ऑर्बिटल्स होती हैं,
अब देखो जनरल शेप इसका पी का कैसा होता है, यूं, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा शेप है, इसको क्या बोलते हैं, डम्बल शेप। क्या बोलते हैं बेटा, डम्बल शेप, ठीक। और ये देखो डायरेक्शनल होती है, ये देखो डायरेक्शनल होती है। और ये क्या होती है, असिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल होती है अबाउट एन एक्सिस। सर इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज ये एक एक्सिस है, अब इसको आप रोटेट करो, ये कैसी एक्सिस है, जैसे तंदूर में नहीं, जैसे आपको तंदूरी चिकन खाना है या कुछ मान लीजिए पनीर टिक्का खाना है, तो ये मान लीजिए पनीर के पीसेस लगे हुए हैं और ये क्या है, एक एक्सिस है, तंदूर है, तो ऐसे ऐसे रोटेट नहीं होता है, तो इस एक्सिस के अराउंड ये सिमेट्रिकल है, ये देखो, लेकिन वैसे ही क्या है, ये अनसिमेट्रिकल, ठीक है। ये देखो डायरेक्शनल होती है, कैसे समझिए, पी ऑर्बिटल सपोज ये एक्स एक्सिस है, तो 3 टाइप की पी ऑर्बिटल होती है, देखिए, एक होगी ये एक्स एक्सिस के अलावा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पी एक्स। एक ऑर्बिटल किधर होगी, अलोंग द एक्स एक्सिस, ये देखो इस तरह से, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन किधर होगी, अलोंग द एक्स एक्सिस। क्या ये वाई एक्सिस में है, नहीं है, और क्या ये जेड एक्सिस में है, नहीं है, ये किधर है, केवल एक्स एक्सिस में, देखो ना ही वाई में है ना ही जेड में है, तो हम क्या बोलेंगे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल, क्योंकि पी एक्स का डायरेक्शन किधर है, अलोंग ओनली एक्स एक्सिस, तो हम क्या बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें कहां रहेगा, केवल एक्स एक्सिस में, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन लाइज ओनली अलोंग एक्स एक्सिस। अब ये देखो वाई एक्सिस, तो अब ये ऑर्बिटल को क्या बोलोगे, देखो ये y एक्सिस है, तो ये ऑर्बिटल क्या हो गई, पी वाई। अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन केवल किधर मिलेगा, y एक्सिस के अराउंड, है कि नहीं, ये सपोज x एक्सिस है, तो x एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, नहीं, ये z एक्सिस है, क्या z एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, नहीं, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पी ऑर्बिटल को डायरेक्शनल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांसेस किधर है, एक अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। s ऑर्बिटल में क्या था, जितना x उतना ही y उतना ही z, तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन लाइज ओनली अलोंग y एक्सिस। अब देखो इसी तरह z एक्सिस में एक p ऑर्बिटल ऐसे होगी, तो अब ऐसे तो हवा में बना नहीं सकता, दिखेगा ही नहीं, तो इसको मान लो ऐसे टेढ़ा कर लो, तो टेढ़ा करके देखोगे तो ऐसे आपको लगेगा ये z एक्सिस है, तो ये देखिए ये क्या होगा, पी जेड एक्सिस, सॉरी ये कौन सी ऑर्बिटल हो जाएगी, पी जेड ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें हम क्या बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन लाइज ओनली अबाउट अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, बनाओ भाई।
अब देखो इन दोनों को क्या, इसको क्या बोलते हैं, लोब्स ऑफ पी ऑर्बिटल। ये देखो, ये एक लोब, ये दो लोब। तो देखो दोनों लोब में प्रोबेबिलिटी किसमें ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की। भाई जितना इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस इस लोब में है, उतने ही इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस इस लोब में है। तो लिखो एनी पी ऑर्बिटल हैज 3 lobes. Any p orbital has 3 lobes. The probability of finding electron is same in each lobe. The probability of finding electron is same in each lobe. ठीक। अब देखिए फिर से वही बात, साइज या फिर एनर्जी। भाई 2p सबसे छोटा होगा, 3p उससे बड़ा, 4p उससे बड़ा, 5p उससे बड़ा, एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, सपोज ये है 2p, ये होगा 3p, ये मान लो 2px है, ये क्या होगा 3px। इसी तरह ये क्या हो जाएगा 4px, इसी तरह ये क्या हो जाएगा 5px, एंड सो ऑन। ठीक है, लिखो नोट, all the 3p orbitals are mutually perpendicular. All the 3p orbitals are mutually perpendicular. ये देखो, ये देखो, ये हो गई कौन सी पी वाई, ये कौन सी हो गई पी जेड, और ये कौन सी हो गई पी एक्स। तो अब दिखेगी आपको, ये देखो तीनों पी ऑर्बिटल क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ऑल द 3p ऑर्बिटल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये देखो px है, ये देखो py है, और ये देखो pz। ऑल द 3p ऑर्बिटल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक, अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक, तो देखो डी सब शेल के लिए L बराबर 2, तो M बराबर -2 -1 0 +1 +2, तो कितनी ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल। ठीक है, तो देखिए 5 ऑर्बिटल, देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे भी बहुत यूज होगा। तो जनरली डी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, डबल डंबल। डबल डंबल मतलब जैसे ये हो गया डंबल, ये हो गया डबल डंबल। तो देखना 5 डी ऑर्बिटल, देखना बेटा ध्यान से।
देखिए 5 में से 3 d ऑर्बिटल एक जैसी होती हैं। देखो कैसे, सपोज ये x ये y, ये देखो डबल नंबर बीच में न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, dx1। ये मान लो y, ये z, इसको क्या बोलेंगे, dyz। इसको क्या बोलेंगे, dzx, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस है कि बिटवीन द एक्सिस है। भाई एक्सिस के अलोंग तो लो आ नहीं रहा है, देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो क्या ये एक्स एक्सिस के अलोंग है कि वाई एक्सिस के अलोंग है, बताओ। ना ही एक्स एक्सिस के अलोंग है, ना ही वाई एक्सिस के अलोंग है। देखो फॉर एग्जांपल ये देखो, जैसे मान लो एक में अगर ऑर्बिटल यू बनाऊं, ये देखो, अब बताओ, मान लो ये x, मान लो इसमें मैं बोल सकता हूं क्या कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां है, अलोंग x एक्सिस, और कहां पर है, अलोंग y एक्सिस। बोलो भाई, बोल सकता हूं ये, इसको बोलते हैं dx² - y²। लेकिन इसमें क्या मैं बोल सकता हूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x एक्सिस के अलोंग भी नहीं है, y एक्सिस के अलोंग भी नहीं है। कहां पर है, बिटवीन द एक्सिस, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। इसी तरह इन तीनों में खुद देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर है, बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज इन बिटवीन द एक्सिस। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज इन बिटवीन द एक्सिस। ये देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन बिटवीन द एक्सिस। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को कई बार लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इन बिटवीन द एक्सिस, ठीक। अब देखो अगर बिटवीन द, तो मैक्सिमम कहां पर होगी, ये देखो 45 डिग्री पर। देखो 45 डिग्री का एंगल है, तो मैक्सिमम अगर कोई पूछे इन तीनों में भी मैक्सिमम कहां पे, तो क्या बोलोगे, 45 डिग्री पर। इसमें देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम अलोंग, अभी बेटा लिखो मत, समझ लो, एक्स एंड वाई एक्सिस, है कि नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। अब देखें डी ऑर्बिटल में भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार ये नीट में और 2 से 3 बार इसका शेप जेई में आ चुका है, ये जो बताने जा रहा हूं। इसका नाम है dz²। ये देखो, ये एक ऑर्बिटल और यहां पर ये देखो, पहली बात तो हम क्या बोलेंगे, इसमें कहां पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने के चांसेस, एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन है। इसमें इलेक्ट्रॉन कहां है, इसको बोलेंगे वाईजेड प्लेन, वाईजेड प्लेन में इलेक्ट्रॉन है। बेटा इसको बोलोगे ना वाईजेड प्लेन, खुद देखो, सपोज ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो इसको क्या बोलोगे, बोर्ड की प्लेन, इसको बोलोगे एक्स वाई प्लेन। अगर ऐसे कुछ है, इसको क्या बोलोगे, एक्स जेड प्लेन। और ऐसे कुछ है, इसको क्या बोलोगे, वाई जेड प्लेन, है कि नहीं। तो इसी तरह ये किस प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, ये किस प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में। तो कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन को इस dxy में इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा, xy प्लेन में, बिटवीन द एक्सिस। मैक्सिमम कहां पे होगा, एट 45 डिग्री। yz प्लेन में इलेक्ट्रॉन कहां पे मिलेगा, सॉरी dyz में इलेक्ट्रॉन कहां पे मिलेगा,
in YZ plane between the axis maximum at 45 डिग्री। DZX plane, DZX में इलेक्ट्रॉन कहां पे मिलेगा? in ZX plane between the axis maximum at 45 डिग्री। ठीक, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में कहां मिलेगा? along the x and y axis। अब देखो dz स्क्वायर ये कैसा है, ये किस तरीके से है, आप ये समझिए कि ये एक मोटी सी p ऑर्बिटल है, पतली वाली p ऑर्बिटल नहीं, इसके सामने p ऑर्बिटल ऐसी होगी, यूं सुकड़ू सी। ये एक मोटी सी ऑर्बिटल है, इसको समझिए आप ऐसे। एक मिनट, कोई पेपर से मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए, सपोज ये देखिए, ये ऊपर से ऐसे क्लोज्ड है, ये भी ऊपर से ऐसे क्लोज्ड है। ये एक समझ लीजिए क्या है, dz स्क्वायर का ये वाला हिस्सा, और उसके ऊपर आप मान के चलिए इसने क्या पहन रखी है, चूड़ियां पहन रखी हैं। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये इस तरह से, ये इसका लोब हो गया ऊपर और नीचे, और ये क्या हो गई इसकी एक, इसको क्या बोलते हैं, कॉलर या फिर डोनट। देखिए, इसको क्या बोलते हैं, कॉलर, डोनट शेप, या फिर बेबी सूदर, ये आईटी में आया है। ठीक है, कॉलर, डोनट या फिर बेबी सूदर। अब देखो इसमें ये इकलौती ऑर्बिटल है जिसमें, अब देखो इस ऑर्बिटल में क्या है, x और y प्लेन में है लेकिन z में बिल्कुल नहीं है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसमें y और z में है लेकिन x में नहीं है, ये x होगा ना। इसमें x और z में है लेकिन y में नहीं है। इसमें x और y में है लेकिन z में नहीं है। लेकिन इसमें क्या x के अलाउंग भी है, y के अलाउंग भी है और z के अलाउंग भी है। तो ये क्या है, ओनली x, ओनली d ऑर्बिटल which has electron density along all the three axes। ये भी आ चुका है। तो बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स आपको कराई मैंने, ये आपने कई बार करनी है, बना बना के देखना है। ठीक है, तो ये अच्छे से करिए। ठीक है, थैंक यू।